हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। तो आज की थॉट ऑफ द डे है कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है। संघर्ष क्या करता है, आपकी जो क्षमता है, ताकत है, उसको बढ़ाता है और आपको सफलता के और करीब लाता है। तो अगर संघर्ष करते हो तो आपकी सफलता के और करीब लेके आएगा। तो संघर्ष करते रहो, आप एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तो क्षमता को बढ़ाता है और सफलता के और करीब लेके आता है। तो संघर्ष करते रहना चाहिए व्यक्ति को। तो आज हम पढ़ेंगे, फंडामेंटल का टॉपिक है सिक पर्सन और इल पर्सन क्या होता है। सिक पर्सन क्या होता है, इल पर्सन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सिक पर्सन यानी सिक पर्सन कौन होता है, बीमार व्यक्ति। सिक पर्सन होता है बीमार व्यक्ति। सिक पर्सन होता है बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति। तो इसको सिक पर्सन भी बोल सकते हैं और इल पर्सन भी बोल सकते हैं। तो बिफोर स्टडी ए सिक पर्सन, it is necessary to know about the disease। सिक पर्सन से पहले जो है, सिक पर्सन के बारे में पढ़ने से पहले हमें किसके बारे में जरूरी है पढ़ना, डिजीज के बारे में। डिजीज क्या होती है, बीमारी क्या होती है। डिजीज एबनॉर्मल कंडीशन है। डिजीज क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है, बॉडी में होने वाली एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अगर व्यक्ति नॉर्मल रहता है, स्वस्थ रहता है, तो उसमें कोई भी डिजीज नहीं होती। लेकिन अगर व्यक्ति में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी आ रही है, तो मतलब कुछ ना कुछ बीमारी उसके अंदर आ रही है। तो वही, तो सिक पर्सन के बारे में पढ़ने से पहले हमें बीमारी के बारे में पढ़ना है। तो बीमारी के बारे में, इन विच ड्यू टू द डिस्प्ले ऑफ सम एबनॉर्मल सिम्टम इन द पर्सन। इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम पाए जाते हैं। नॉर्मल तो पाएंगे तो वो हेल्थी पर्सन होगा। कुछ एबनॉर्मल सिम्टम पाए जाते हैं। चेंज आर विजिबल इन नॉर्मल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय हिम। जो व्यक्ति नॉर्मल एक्टिविटी करता है, अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी करता है, उसके अंदर क्या आ जाते हैं, उसके अंदर आ जाते हैं चेंजेस आ जाते हैं। अगर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आए बॉडी के अंदर, तो जो नॉर्मल एक्टिविटी कर रहा था उसके अंदर क्या आ जाती है, एबनॉर्मलिटी आ जाती है। एबनॉर्मलिटी आने के कारण क्या हो जाएगा, पेशेंट बीमार हो जाएगा। दी चेंज आर ऑफ नेगेटिव नेचर। ये जो है नेगेटिव नेचर के, मतलब नेगेटिविटी पैदा करते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं। ये जो सिम्टम आते हैं ये कैसे होते हैं, नेगेटिव नेचर के होते हैं, मतलब नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ये जो चेंजेस आते हैं वो कैसे होते हैं, नकारात्मक प्रकृति के होते हैं। ठीक है। द पर्सन ऑफ एबनॉर्मल फिजिकल और मेंटल, द presence of abnormal physical or mental symptom in a person during a stage of illness indicate that something abnormal is happening in the person body and mind, that is illness। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ एबनॉर्मल फिजिकल और मेंटल, फिजिकल और मेंटल, शारीरिक और मानसिक, ठीक है, शारीरिक और मानसिक सिम्टम इन ए पर्सन ड्यूरिंग स्टेज ऑफ इलनेस। बीमारी में क्या होते हैं, कुछ एबनॉर्मल सिम्टम पाए जाते हैं। या तो फिजिकली रूप से एबनॉर्मल सिम्टम होंगे या फिर क्या होंगे, मेंटली रूप से एबनॉर्मल सिम्टम होंगे। तो उसके कारण क्या होगा, व्यक्ति क्या होगा, उसके अंदर समथिंग उसे फील होगा कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फील होगा। तो वो पर्सन क्या कहलाएगा, उसकी बॉडी और माइंड में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल फील होगा, तो वो व्यक्ति बीमार व्यक्ति कहलाएगा।
तो ये है शारीरिक, फिजिकल मतलब शारीरिक और मानसिक, शारीरिक और मानसिक प्रेजेंस रहती है। एबनॉर्मल असमानता ही रहती है, शारीरिक और मानसिक असमानता ही रहती है, शारीरिक और मानसिक असमानता ही रहती है। उसके कारण क्या होता है, उससे क्या फील होता है, कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, माइंड में या बॉडी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी घटित हो रही है। तो जो है सबसे पहले जो हेल्दी पर्सन किसे कहते हैं, हेल्दी पर्सन जो मेंटली और फिजिकली और सोशली रूप से जो स्वस्थ हो, उसे कोई बीमारी ना हो, वो हेल्दी पर्सन कहलाता है। लेकिन अगर उसके फिजिकल और मेंटल में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी होने की वजह से उसके माइंड और फिजिक्स बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो, कुछ ना कुछ गलत हो, तो वो क्या कहलाती है, बीमारी कहलाती है। तो वो इलनेस कहलाती है। वो क्या कहलाती है, इलनेस कहलाती है। तो एज वी नो दैट ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक मशीन की तरह होती है, एक मशीन की तरह होती है। ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए मशीन, एक मशीन की तरह होती है। ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक मशीन की तरह होती है। जस्ट एज एनी पार्ट आर फाउंड इन द मशीन, जैसे मशीन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर भी क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं। ये अलग अलग ऑर्गन से मिलकर बनी होती है। तो क्या करते हैं, जो सब ऑर्गन है वो किससे मिलकर बनते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं। और टिश्यू किससे मिलता है, सेल से मिलकर बना होता है। तो ये ह्यूमन बॉडी क्या एक मशीन है, और मशीन में जैसे अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे ही बॉडी के, ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग ऑर्गन है, वो पार्ट है जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को चलाते हैं। तो इन द सेम वे मेनी ऑर्गन आर आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, और उसी तरह से बहुत सारे ऑर्गन अपनी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। लाइक कौन कौन से, लाइक हार्ट, किडनी, लीवर, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लंग्स, ब्रेन, बोन, कार्टिलेज, ब्लड। तो ऐसे क्या है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन पाए जाते हैं। तो वो ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं, हार्ट हो सकता है, किडनी हो सकता है, लंग्स हो सकते हैं, इंटेस्टाइन हो सकते हैं, और क्या होता है, और बहुत सारे ऑर्गन है अपनी बॉडी के अंदर, बोन्स है, ब्रेन है, और ब्लड उसके अंदर सर्कुलेट करता रहता है, कार्टिलेज है। तो ये बहुत सारे ऑर्गन हैं जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। तो डेफिनेशन, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, अब है कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो डिजीज से सफर कर रहा हो, ग्रसित हो, डिजीज से क्या हो, ग्रसित हो। सफरिंग का मतलब होता है ग्रसित हो, ठीक है, सफरिंग का मतलब यहाँ पे है ग्रसित हो। तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इल पर्सन कहलाता है। ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज, डिजीज मतलब बीमारी, बीमारी से ग्रसित हो, ऐसा पर्सन क्या कहलाता है, सिक पर्सन कहलाता है, बीमार व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज इज कॉल्ड द सिक पर्सन। जो व्यक्ति क्या कहलाता है, बीमारी से ग्रसित हो, वह व्यक्ति क्या कहलाता है, वह व्यक्ति बीमार व्यक्ति कहलाता है, या इल पर्सन कहलाता है, या सिक पर्सन कहलाता है। अब है बीमारी में पाए जाने वाले सिम्टम्स, लक्षण। जब कोई बीमार होता है तो उसके अंदर क्या क्या सिम्टम पाए जाएंगे, तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। जब कोई भी बीमार होता है तो उसके वाइटल साइंस चेंज हो जाते हैं। वाइटल साइंस में क्या आते हैं, टीपीआर, बीपी आते हैं ना। टी का मतलब है टेम्परेचर, पी का मतलब पल्स, आर का मतलब रेस्पिरेशन, बी का मतलब बीपी। तो उसके जो है उनमें एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो फीवर जैसे सिम्टम आने लग जाएंगे, फीवर आ जाएगा। टेम्परेचर कम हो गया तो हाइपोथर्मिया में चल जाएगा। अगर बीपी बढ़ गई तो हाइपरटेंशन हो जाएगा, बीपी कम हो गई तो हाइपोटेंशन हो जाएगा। अगर हार्ट रेट बढ़ गई तो टेकिकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो गई तो टेकीपीनिया हो जाएगा। कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी आएगी तो उसके कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे। तो बीमारी के कारण
जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी आने के कारण सिम्टम्स आएंगे, और वो सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम हो सकते हैं वो पढ़ते हैं अपन। शरीर के तापमान का बढ़ जाना, अभी मैंने बताया था बॉडी का टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल कितना होता है, नॉर्मल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट, और इसको सेल्सियस में बोले तो 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होता है, शरीर का तापमान है। जब ये बढ़ जाता है, जब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है तो क्या आ जाता है, फीवर आ जाता है। तो जब बॉडी का कोई भी पर्सन है जब बीमार होगा तो उसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया बोलते हैं, हाइपरथर्मिया, हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और कम होने को क्या बोलते हैं, तो कम होने को बोलते हैं हाइपोथर्मिया। अगर टेम्परेचर कम हो जाए, तापमान अगर कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। टेम्परेचर अगर कम हो जाए, तापमान कम हो जाए तो उसे बोलते हैं हाइपोथर्मिया। और इसी को क्या बोल सकते हैं, एक और वर्ड बोल सकते हैं, पायरेक्सिया, पायरेक्सिया भी बोल सकते हैं, पायरेक्सिया, ठीक है। पायरेक्सिया मतलब भी फीवर, फीवर होता है, पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर, पायरेक्सिया मतलब होता है फीवर होता है, पायरेक्सिया मतलब क्या होता है, फीवर होता है। उसे पायरेक्सिया बोलते हैं, और उसी को क्या बोल सकते हैं, फीवर बोल सकते हैं, पायरेक्सिया, और इसी को अपन फीवर भी बोल सकते हैं। तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसके बाद में ये तो हो गए, जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए तो ये सिम्टम आते हैं। उसके बाद में श्वसन दर का बढ़ जाना, श्वसन दर का बढ़ जाना मतलब ब्रीदिंग का बढ़ जाना, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, है ना, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट, इसी को क्या बोलते हैं, टेकीपीनिया बोलते हैं, टेकीपीनिया बोलते हैं, ठीक है, टेकीपीनिया बोलते हैं। रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, टेकीपीनिया कहलाता है। रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, टेकीपीनिया कहलाता है, टेकीपीनिया कहलाता है। और टेकीपीनिया देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टेकीपीनिया, रेस्पिरेशन रेट का बढ़ जाना टेकीपीनिया कहलाता है। और कम हो जाना, ये क्या है, कम हो जाना, कम हो जाना क्या कहलाता है, कम हो जाना ब्रेडीपीनिया कहलाता है। तो रेस्पिरेशन नॉर्मल कितनी होती है, 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट नॉर्मल होती है, 16 से 20 एडल्ट के अंदर 16 से 20 पर मिनट कम होती है। अगर ये रेस्पिरेशन, अगर ये 12 से कम हो जाए, 12 से कम हो जाए, 12 है ना, 12 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसे कहते हैं ब्रेडीपीनिया, ब्रेडीपीनिया। और अगर 24 से ज़्यादा हो जाए, 24 से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं टेकीपीनिया, ठीक है। तो हृदय की दर का बढ़ जाना, ये कुछ सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। हृदय की दर का बढ़ जाना मतलब इंक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट का क्या हो जाना, बढ़ जाना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है, टेकीकार्डिया। हार्ट रेट का बढ़ जाना क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। और हार्ट रेट का कम हो जाना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है ब्रेडीकार्डिया। ये तो कहलाता है तेज हो जाना, और ये कहलाता है कम हो जाना। कितना तेज होना, नॉर्मल कितना होता है, तो नॉर्मल होता है 60 से 100, 60 से 100 बीट पर मिनट नॉर्मल होता है। अगर 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो कहलाता है, 100 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या कहलाता है, टेकीकार्डिया कहलाता है। अगर 60 से कम हो जाए, 60 से कम हो जाए
तो क्या कहलाता है, ब्रेडिकार्डिया कहलाता है। उसके बाद में रक्त का दाब बढ़ जाना, कम हो जाना, क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन कहलाता है। रक्त का दाब का मतलब क्या हो गया, बीपी, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना और कम होना। बढ़ना क्या कहलाता है, बढ़ना कहलाता है हाइपरटेंशन, बढ़ना क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। और कम होना क्या कहलाता है, कम होना कहलाता है, कम होना कहलाता है हाइपोटेंशन। ठीक है, कम होना कहलाता है हाइपोटेंशन और बढ़ना कहलाता है हाइपरटेंशन। कितना बढ़ जाना, तो इसमें नॉर्मल कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg, ये होता है नॉर्मल बीपी। ये क्या होता है, नॉर्मल बीपी होता है, नॉर्मल बीपी होता है, ये होता है नॉर्मल बीपी। लेकिन अगर बीपी 130 से 90 इससे ज़्यादा हो गया तो वो कंडीशन कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरटेंशन। ठीक है, अगर 130 से ज़्यादा हो गया, 130 से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया तो वो हाइपरटेंशन कहलाती है। अगर 110/70 इससे कम हो जाए, इससे तो ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा हो जाए और इससे कम हो जाए तो वो कहलाती है हाइपोटेंशन। ठीक है, वो कहलाती है हाइपोटेंशन कहलाती है। अब है कुछ सिम्टम देखने को मिलेंगे, वॉमिटिंग, वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है। जब बीमार हो जाता है व्यक्ति तो उसमें वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, मतलब उल्टी का होना। उसके बाद में नोजिया सिम्टम देखने को मिल सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, जी मचलाना। ठीक है, नोजिया हो सकता है पेशेंट को तो उसे कहते हैं जी मचलाना। और हेडेक हो सकता है, सर दर्द, हिंदी में बोलते हैं उसे सर दर्द। अगर पेशेंट को हेडेक होता है वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है। उसके बाद में भूख का कम हो जाना, क्या होता है, डिक्रीज एपेटाइट, डिक्रीज एपेटाइट, भूख का क्या हो जाना, कम हो जाना, भूख कम लगना, क्या कहलाता है, डिक्रीज एपेटाइट कहलाता है। नींद नहीं आना, इंसोमिया कहलाता है, नींद नहीं आना क्या कहलाता है, इंसोमिया कहलाता है। भूख का कम लग जाना इसे डिक्रीज एपेटाइट बोलते हैं। और एक वर्ड है, इसे क्या बोल सकते हैं, एनोरेक्सिया बोल सकते हैं, एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया का मतलब भी क्या होता है, भूख का कम लगना। एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख का कम लगना। और नींद नहीं आना क्या कहलाता है, इंसोमिया कहलाता है। डिजीज के कारण पेशेंट को कभी कभी नींद नहीं आती है तो वो क्या कहलाता है, इंसोमिया कहलाता है। उसके बाद में चक्कर आना, चक्कर आना क्या कहलाता है, डिजीनेस कहलाता है, डिजीनेस। ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सिम्टम देखने को मिलते हैं तो वो आगे बढ़ते जाएंगे अपन। नाक का बहना क्या कहलाता है, रनिंग नोज कहलाता है। नाक का बहना, नाक से पानी का बहना क्या कहलाता है, रनिंग नोज कहलाता है। छींके आना तो उसे कहते हैं स्नीजिंग कहते हैं, छींके आना उसे क्या कहते हैं, स्नीजिंग, उसे कहते हैं स्नीजिंग। उसके बाद में सांस लेने में तकलीफ, सांस लेने में तकलीफ होना क्या कहलाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग क्या कहलाता है, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना। सांस लेने में तकलीफ होना। और एक वर्ड में इसे बोल सकते हैं, डिस्पीनिया भी बोल सकते हैं उसको। उसको एक वर्ड में अगर बोलें तो उसे क्या बोल सकते हैं, डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, डिस्पीनिया भी बोल सकते हैं। और एपीनिया अगर हो, एपीनिया, एपीनिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, एपीनिया मतलब अब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, डिस्पीनिया ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। और टेकिपीनिया ब्रीदिंग का ज़्यादा हो जाना, ब्रेडिपीनिया कम हो जाना, यूपीनिया नॉर्मल ब्रीदिंग। ठीक है, निकलने में तकलीफ होना तो उसे क्या कहते हैं, डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। अगर किसी पेशेंट को निगलने में तकलीफ हो रही हो तो उसे कहते हैं
डिफिकल्टी इन swallowing, और उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, उसे एक वर्ड में बोलते हैं डिफिकल्टी इन swallowing को बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया, उसे बोलते हैं डिस्फेजिया। एक वर्ड में उसे बोलते हैं डिस्फेजिया, ठीक है। डिफिकल्टी इन swallowing, अगर निगलने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं, डिस्फेजिया बोलते हैं, ठीक है। और अगर किसी के कब्जी रह रही है, कब्ज का रहना क्या कहलाता है, कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। दस्त हो रही है मतलब डायरिया हो रहा है तो उसे डायरिया कहते हैं। लूज मोशंस, ये भी क्या है, बीमारी के सिम्टम्स हैं। शरीर के किसी भाग से असामान्य रक्तस्राव होना यानी ब्लीडिंग होना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग फ्रॉम एनी बॉडी पार्ट्स, शरीर के किसी भी भाग से ब्लड का बहना, है ना, क्या कहलाता है, शरीर के किसी भी भाग से ब्लड का बहना क्या कहलाता है, शरीर के किसी भी भाग से ब्लड का बहना, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ये भी कोई ना कोई डिजीज के सिम्टम्स है। उसके बाद में स्किन पर रेसेज हो जाना, चकते जैसे होना, वो भी बीमारी का सिम्टम है। स्किन का पीला पड़ जाना, पोलर हो जाना, क्या कहलाता है, ये भी बीमारी का सिम्टम है। वीकनेस आना, कमजोरी आना, ये भी बीमारी के सिम्टम है, कमजोर हो जाना या कमजोरी आना। उसके बाद में इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन रहना, इरिटेशन यानी चिड़चिड़ापन होना, इरिटेबिलिटी हो जानी, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये भी बीमारी का एक सिम्टम्स है। उसके बाद में रिटेंशन ऑफ यूरिन, यूरिन का रुक जाना और यूरिन का ज़्यादा आना, यूरिन का कम आना, ये भी बीमारी के सिम्टम है। यूरिन का ज़्यादा आना, कम आना, क्या यूरिन की मात्रा भी नॉर्मल आनी चाहिए। तो लगातार बहना, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन है, यूरिन का लगातार बहना, ये भी एक डिजीज है, ये भी एक बीमारी का सिम्टम है। शरीर के किसी भी भाग में दर्द का होना, पेन ऑफ एनी बॉडी पार्ट, शरीर में कहीं पे भी एबनॉर्मल पेन होना क्या कहलाता है, वो भी एक बीमारी का सिम्टम है। खांसी आना, कफ वगैरह। उसके बाद में गले में खराश, सोर थ्रोट आदि का होना, ये भी क्या है, बीमारी का सिम्टम्स है, सोर थ्रोट होना। अब है बीमारी में व्यक्ति का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ पर्सन ड्यूरिंग इलनेस, कैसे चेंज होता है। बीमारी में व्यक्ति का व्यवहार क्या होगा, चेंज होने लग जाएगा। ये भी क्या है, ये भी एक तरह से सिम्टम्स ही है कि जब व्यक्ति बीमार होगा तो उसके जो है बिहेवियर में क्या कैसे चेंजेस आएंगे, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे ही व्यक्ति बीमार होता है तो उसके बिहेवियर में कैसे चेंजेस आते हैं, उसके व्यवहार में कैसे चेंजेस आते हैं, तो वो पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ द पर्सन ड्यू द प्रेजेंस ऑफ वेरियस अनयूजुअल फिजिकल एंड मेंटल सिम्टम ड्यूरिंग इलनेस, द नेचुरल टू चेंजेस। तो क्या होता है, बीमारी के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस आएंगे क्योंकि उसकी जो मेंटल और फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं, जो शारीरिक और मानसिक जो सिम्टम आ रहे हैं, जो शारीरिक और मानसिक सिम्टम आ रहे हैं बीमारी के कारण, कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जो फिजिकली और मेंटली रूप से जो डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो नेचुरली उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएंगे। तो वो कैसे चेंजेस आते हैं वो डिस्कशन करेंगे। तो बीमारी के दौरान व्यक्ति के व्यवहार में निम्न 5 भागों में बांटा गया। इसे कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला है व्यक्ति लक्षणों का अनुभव, व्यक्ति द्वारा लक्षणों का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ सिम्टम्स।
जब व्यक्ति बीमार होता है तो वो एक्सपीरियंस करता है, सिम्टम का एक्सपीरियंस करता है। जैसे ही बीमार होगा, जैसे कोई ना कोई बीमारी आती है पेशेंट के अंदर, तो जैसे ही वो बीमार होता है तो उसके अंदर क्या होंगे, कुछ सिम्टम एक्सपीरियंस होंगे, कुछ सिम्टम आएंगे। जैसे सर दर्द करने लग जाएगा, बुखार आएगा, वीकनेस आ जाएगी, जॉइंट पेन होगा, तो वो सिम्टम एक्सपीरियंस करने लग जाएगा। ये क्या होती है, फर्स्ट स्टेज है। इसमें व्यक्ति जैसे ही बीमारी आती है तो वो कुछ लक्षणों का अनुभव करता है। तो व्यक्ति द्वारा लक्षणों का अनुभव करना, व्यक्ति द्वारा सिम्टम का अनुभव करना, ये सबसे पहले होता है। उसके बाद में बीमार व्यक्ति की भूमिका ग्रहण कर लेना। फिर जैसे ही उसके अंदर सिम्टम आएंगे तो उसे पता चल जाएगा कि मैं बीमार हो गया हूं, तो वो क्या करेगा, अजप्शन करके वो क्या करेगा, बीमार व्यक्ति की रोल में आ जाएगा कि भाई मैं बीमार हो गया हूं। तो अजप्शन ऑफ सिक रोल, वो बीमार व्यक्ति की भूमिका ग्रहण कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बीमार हो गया हूं और वो उस सिम्टम्स कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है। उसके बाद में तीसरा है चिकित्सीय देखभाल के लिए संपर्क, मतलब कॉन्टेक्ट फॉर मेडिकल केयर। अब जब कोई एबनॉर्मल सिम्टम आते हैं, पहले कोई एबनॉर्मल सिम्टम आया, जैसे हल्का हल्का बुखार लगने लग गया, हेडेक हो रहा है, कमजोरी आ रही है, तो अब आपको पता चलिए अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मतलब मैं बीमार हो रहा हूँ या बीमार हो गया हूँ। तो वो आप क्या करेंगे, आप जाएंगे मेडिकल कांटेक्ट में, चिकित्सा के कांटेक्ट में जाएंगे, मतलब डॉक्टर को दिखाने के लिए जाएंगे, ठीक है। कांटेक्ट फॉर मेडिकल केयर, मेडिकल केयर से कांटेक्ट करेंगे कि बीमार जैसे हो रहे हैं। अब क्या होगा, आश्रित रोगी की भूमिका ग्रहण करना, एडजस्टिंग डिपेंडेंट पेशेंट और रोल। पहले क्या कर सकता था, वो एजप्शन कर रहा था कि मैं बीमार हो गया हूं, लेकिन अब वो क्या होगा, पूरा अज्यूमिंग कर लेगा कि मैं पेशेंट हो गया हूं। वो भूमिका ग्रहण कर लेगा पूरी कि अब तो मैं पेशेंट हो गया हूं, मतलब ये कुछ रोग जो है पेशेंट की भूमिका ग्रहण कर लेगा। उसके बाद में स्वास्थ्य लाभ एवं पुनर्वास, पांचवा जो है स्वास्थ्य लाभ और पुनर्वास, रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन। जब वो पेशेंट की भूमिका एकदम ग्रहण कर ली है कि मैं बीमार हो गया हूं, अब डॉक्टर के पास चला गया है, उसको वहां पे ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ अजप्सिंग डिपेंडेंट पेशेंट रोल। इसके अंदर क्या होगा, उसको पता भी चल गया कि मैं बीमार हो गया हूँ, सच में बीमार हो गया हूँ, अब वो डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट दे रहा है। तो ट्रीटमेंट देने के बाद में क्या होगा, पेशेंट रिकवर होगा, रिकवरी होगी पेशेंट की, और रिकवरी होगी और वह पुनः वापस अपने काम को करने लग जाएगा, रिकवर होके ठीक हो जाएगा और पुनः अपने काम को करने लग जाएगा। तो ये कुछ उसकी स्टेज है, बीमारी की स्टेज है, उसके अंदर क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज है, वापस फर्स्ट स्टेज से पढ़ते हैं, experience symptom by a person. So the first phase of the behavior during illness, the person may have some abnormal symptom in his body. तो इसके अंदर फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, तो फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, तो बिहेवियर ड्यूरिंग द इलनेस, जो बीमारी के कारण जो बिहेवियर है द पर्सन का, may have some abnormal symptom, जो मैंने अभी पढ़ाए थे कुछ abnormal symptom जो सारे पढ़ाए थे, वो उस कुछ सिम्टम उसके अंदर देखने को मिलेंगे उसकी बॉडी के अंदर। in his body begins to feel like having some kindness of pain, अगर उसे जैसे पेन हो सकता है बॉडी के अंदर, फीवर हो सकता है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकता है, कुछ सिम्टम आएंगे। तो सम चेंजेस इन बॉडीली फंक्शन, फीवर, ब्लीडिंग का पीटीसी, यही अभी मैं बता रहा था कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सिम्टम देखने को मिलेगा, जैसे फीवर हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है या कफ वगैरह हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में होता है अजप्शन ऑफ सिक रोल। मैंने बताया था वो बीमार व्यक्ति की भूमिका ग्रहण करने लग जाएगा। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सिम्टम्स डिस्प्ले इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ इलनेस बिहेवियर, मतलब क्या हुआ कि जब वो फर्स्ट स्टेज के अंदर जब बिहेवियर उसके चेंजेस आए, उसमें सिम्टम आए, है ना, सिम्टम डिस्प्ले हुए उसे,
तो फर्स्ट स्टेज के अंदर जो सिम्टम्स आए उसके कारण उसके बिहेवियर में चेंजेस आएगा। तो फीलिंग राइज इन द पर्सन दैट ही इज सिक, उसे क्या फीलिंग आएगी कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं बीमार हूँ, है ना, उसकी फीलिंग आएगी। उसके अंदर सिम्टम आएंगे, कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सिम्टम आएंगे, तो व्यक्ति के अंदर क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर क्या होगा, उस व्यक्ति के अंदर सिम्टम्स आएंगे, फीलिंग करेगा, तो वो बीमार है ऐसा फील करेगा कि बीमार हो गया हूँ। दैट द पर्सन एज्यूम द रोल ऑफ ए सिक पर्सन, और वो सिक पर्सन का रोल एज्यूम करेगा, वो अपने आप को सिक पर्सन की भूमिका में लाएगा कि मैं बीमार हो गया हूँ। इन दिस स्टेज द पर्सन फुल अटेंशन और फोकस ऑन द सिम्टम एंड फिजिकल एक्टिविटी, और वो अपने पर्सन क्या करेगा, द पर्सन फुल अटेंशन में रहेगा, फोकस करेगा किस पे, सिम्टम पे और फिजिकल एक्टिविटी पे फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करेगा और सिम्टम पे और फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस करेगा। दैट आर द सिम्टम बीइंग डिस्प्ले इन हिम, व्हाट आर द डेफिशिएंस और चेंजेस इन फिजिकल एक्टिविटी, वो क्या देखेगा, उसकी सोचेगा कि क्या फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, मेरी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। इन दिस रोल द एज, जेंडर डिपेंडिंग ऑन हिज डिजीज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द डिजीज, डिफरेंट चेंज कैन बी रिफ्लेक्ट बाय डिफरेंट इंडिविजुअल। तो अलग अलग व्यक्तियों में और एज, अलग अलग एज के व्यक्तियों में, जैसे एज, जेंडर और डिपेंडिंग ऑन हर डिजीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों के अंदर अलग कुछ सिम्टम आएंगे और वो बीमार की तरह एक्सेप्ट कर लेगा। जेंडर जैसे मेल फीमेल में अलग कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। इन डिपेंडिंग ऑन द डिजीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी हो रही है, कैसी बीमारी है, कैंसर की बीमारी है या फिर मलेरिया जैसी बीमारी है या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बारे में उस डिजीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है, डिजीज के ऊपर डिपेंड कर सकता है। ठीक है, उसमें क्या रहेगा, एज और जेंडर और बीमार व्यक्ति की जो है डिजीज के ऊपर डिपेंड रहेगा, उसके ऊपर रहता है। और फिर क्या करेगा, वो जो हॉस्पिटल या मेडिकल केयर के कांटेक्ट में आएगा, मेडिकल केयर के कांटेक्ट में जाएगा। जब वो उसे ये कुछ सिम्टम्स और चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो मेडिकल केयर के कांटेक्ट में जाता है। तो मेडिकल केयर के कांटेक्ट में थर्ड स्टेज में, अब ये थर्ड स्टेज में जा रहा है, मेडिकल केयर के कांटेक्ट फॉर मेडिकल केयर। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द बिहेवियर ड्यूरिंग इलनेस। ये थर्ड स्टेज हो गई, सेकेंड स्टेज पढ़ लिया अपन ने। तो थर्ड स्टेज के अंदर इन दिस सीइंग द सिम्टम appearing in the body, the person contact the doctor to get and treated। और वो क्या करता है, पेशेंट क्या करता है, डॉक्टर से कांटेक्ट करता है टू गेट देम ट्रीटमेंट के लिए, है ना, ट्रीटमेंट के लिए, उपचार के लिए। वो किससे ट्रीट करता है, किससे कांटेक्ट करता है, डॉक्टर से कांटेक्ट करता है, हॉस्पिटल जाता है और उसके बाद में वो क्या करेगा, अपनी बीमारी या सिम्टम्स के बारे में बताएगा जिससे कि डॉक्टर उसको ट्रीटमेंट देगा। In circumstance, he contact the doctor only under the pressure from his family on repeated incidents। और वो किसके प्रेशर के कारण वो डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। तो तीसरी अवस्था में क्या होता है, तो वो उपचार के लिए कांटेक्ट करता है और कुछ परिस्थितियों में वह अपने परिवार के दबाव या बार बार कहने पर डॉक्टर के संपर्क में करता है। कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होते हैं जिसमें क्या करता है, पेशेंट कभी कभी सिम्टम आते हैं, वो बीमार फील तो करता है लेकिन वो इग्नोर करता जाता है। लेकिन जब उसकी फैमिली कहती है नहीं तुम्हें तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तब वो प्रेशर में आके और फिर डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में जाता है और उसे ट्रीटमेंट लेता है कुछ सिचुएशंस में। फैमिली के प्रेशर से आके करता है। तो उसके बाद में द पर्सन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्टर अबाउट द डिजीज, और वो डिजीज के बारे में डॉक्टर से इंफॉर्मेशन लेता है कि कौन सी बीमारी है, कैसी बीमारी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेता है। वो पर्सन क्या करेगा, डॉक्टर से
बीमारी की इंफॉर्मेशन लेगा। इट कॉज, सिम्टम, ड्यूरेशन, कॉम्प्लिकेशन etc। और वो उसके किस कारण हो गई ये बीमारी, है ना, किस कारण बीमारी हो गई है मुझे ये, और इसके क्या क्या सिम्टम होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं, कितने टाइम तक रहेगी इसकी ड्यूरेशन, टाइम कितना लगेगा, और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ज़्यादा सीवियर कितना हो सकता है, और उसके बाद में एंड स्टार्ट रिसीविंग मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। और वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देगा, है ना, वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देगा, और वह ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। तो इसके अंदर ट्रीटमेंट शुरू लेना स्टार्ट करता है, वो कारण वगैरह पूछता है कि किस कारण से हो सकती है, वो बीमारी फिर एक्सेप्ट कर लेता है कि बीमार मैं हो गया हूँ, मुझे कुछ ना कुछ बीमारी हो गई है। अब वो डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेता है कि बीमारी की किस कारण से मुझे हो गई, कितने टाइम तक रहेगी, इसमें क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, कितनी और कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कितनी आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है बीमारी। अब मुझे ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए, फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। अज्यूमिंग ए डिपेंडेंट पेशेंट रोल। अब उसे पता चल गया है कि बीमारी तो हो गई, अब वो कंफर्म हो गया कि बीमारी हो गई है, अब वो पूरा पेशेंट की तरह ही अज्यूम करेगा, अब वो पूरा फील करेगा मैं पेशेंट हूँ। पहले उसे पता नहीं चला था कि बीमारी है क्या, एग्जैक्ट बीमारी, अब उसे यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि कोई ना कोई एग्जैक्ट डॉक्टर ने निकाल दी है, डायग्नोसिस निकाल के बता दिया है कि ये बीमारी हो गई आपको। अब उस बीमारी के लिए वो ट्रीटमेंट लेगा और फिर बाद में ठीक होगा। तो ये स्टेज कौन सी होती है, ये 4th स्टेज है। इन दिस स्टेज द पर्सन फील सिक। इसमें क्या करेगा पर्सन, बीमार फील करेगा, ऑफ कोर्स बीमार हो गया तो फील ही करेगा। गेट रेडी टू टेक ट्रीटमेंट, और वो ट्रीटमेंट लेने के लिए रेडी हो जाता है। उसने कंफर्म कर लिया कि ये बीमारी हो गई है और ये आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है, तो अब वो क्या करेगा, रेडी हो जाएगा ट्रीटमेंट लेने के लिए, ट्रीटमेंट है ना, उपचार लेने के लिए वो रेडी हो गया है, ठीक है। उसके बाद में एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जैसे डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, डॉक्टर के आदेश के अनुसार, डॉक्टर के आदेश के अनुसार वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। ही बिगिन टू फील दैट ही इज इल एंड विल नॉट गेट वेल विदाउट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, और उसे पता चल जाएगा, ये फील करेगा कि मैं बीमार हूँ और बिना दवाई के मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। नॉट गेट वेल विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट, और विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट से मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, इसलिए वो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। इन दिस वे द प्रिपेयर हिमसेल्फ टू टेक द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉक्टर, और वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब है लास्ट स्टेज, रिकवरी स्टेज, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन स्टेज, ये होती है 5th स्टेज। इन दिस स्टेज, ये कौन सी स्टेज है, 5th स्टेज है। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया तो वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। तो इसमें इन दिस स्टेज डिजीज बिहेवियर, द पर्सन स्टार्ट टू गेटिंग हेल्थ बेनिफिट due to taking treatment and his symptom which have caused by the disease start to subside, और धीरे धीरे वो ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिया तो जो सिम्टम आ रहे थे डिजीज के, जो डिजीज के सिम्टम आ रहे थे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कम होना स्टार्ट हो जाएंगे तो धीरे धीरे व्यक्ति क्या होगा, रिकवरी की तरफ आएगा, और वो जो पहले जो एक्टिविटी कर रहा था उस एक्टिविटी को दोबारा कर सकता है, तो वो रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास कर सकता है, रिहेबिलिटेशन कर सकता है, और वो सिम्टम्स क्या होंगे, सबसाइड हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे। द पर्सन गेट बेटर एंड स्टार्ट फीलिंग हेल्थी, और पेशेंट जो व्यक्ति था वो कैसा, बेटर फील करेगा और स्टार्ट फीलिंग हेल्थी, और वो हेल्थी फील करेगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। नाउ ही गिव अप द रोल ऑफ हिज पेशेंट एंड ग्रेजुअली स्टार्ट डूइंग all the work himself, living dependent behavior on the easily task basic needs। जो वो बेसिक नीड्स के लिए जो काम कर रहा था पहले वो वापस से स्टार्ट कर देगा। जो डेली लिविंग के लिए जो एक्टिविटी कर रहा था, जैसे कोई जॉब कर रहा था, कुछ कर रहा था, तो वो धीरे धीरे रिकवर होके फिर वापस से वो स्टार्ट कर देगा, क्योंकि वो डिजीज से रिकवर हो चुका है। और ए पर्सन गेट रेडी टू परफॉर्म ऑल द डेली and necessary activity in his life after getting full health benefits। तो वो क्या करेगा,
अब वो रेडी हो गया है डेली एक्टिविटी करने के लिए, जो उसकी नेसेसरी जो जरूरत की एक्टिविटियां थी वो वापस करने स्टार्ट कर दिया है। और आफ्टर गेटिंग द फुल हेल्थ बेनिफिट, वो हेल्थ बेनिफिट लेने के बाद में वो क्या वापस से ट्रीटमेंट कुछ सब हेल्थ बेनिफिट लेने के बाद में वो वापस से वो एक्टिविटी वगैरह करने लग गया है, जो उसके ज़रूरत के काम थे वो वापस करने लग गए हैं। तो ये था आज सिक पर्सन के बारे में पढ़ा कि बीमार व्यक्ति क्या होता है, बीमार व्यक्ति कौन होता है, इसके बारे में डिस्कशन किया कि जो बीमार व्यक्ति है वो कौन होता है, किसी न किसी बीमारी से जो ग्रसित रहता है वो बीमार व्यक्ति होता है। तो बीमार व्यक्ति, बीमारी क्या होती है, तो सबसे पहले बीमारी का पता होना चाहिए। बीमारी क्या है, बीमारी वो है जो एबनॉर्मल कंडीशन है। बीमारी क्या है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल तो व्यक्ति रहता है जो स्वस्थ रहता है, जो डेली एक्टिविटी कर सकता है, उसे कोई ऐसे कुछ एबनॉर्मल सिम्टम्स नहीं आते, वो हेल्दी पर्सन है। अगर वो मेंटली और फिजिकली और सोशली रूप से डिस्टर्ब हो जाए तो वो बीमार पर्सन कहलाता है। तो वो उसके अंदर बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ फिजिकली रूप से चेंजेस आ सकते हैं, जैसे उसका टेम्परेचर वगैरह बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है, या हार्ट रेट बढ़ सकती है, कम हो सकती है, सर दुख सकता है, या एब्डोमेन पेन हो सकता है। ये कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे बीमारी के, जिसके कारण व्यक्ति के अपने आप को बीमार फील करने लग जाएगा। तो बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं बीमारी के कारण, जो हम बीमारियों में पढ़ते हैं, अलग अलग बीमारियों में पढ़ते जाएंगे कि इस बीमारी में ये सिम्टम होते हैं, इस बीमारी में ये सिम्टम होते हैं, तो ये हम पढ़ते जाते हैं। और इसके अंदर जो है 5 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज में क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है अपने आप को, क्या करता है व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है, सिम्टम एक्सपीरियंस करता है। सबसे पहली स्टेज में क्या करता है व्यक्ति अपने आप के जो सिम्टम्स हैं वो एक्सपीरियंस करेगा कि कुछ ना कुछ सिम्टम्स मुझ में आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो सकती है। अब उसे लगेगा मुझे जो एक्टिविटी वगैरह नहीं हो रही थी, मतलब उसमें मुझे कुछ ना कुछ ये सिम्टम, एबनॉर्मल सिम्टम आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब वो सिक का रोल एक्सेप्ट करेगा कि मतलब वो बीमार हो गया हूँ, सिक रोल में आ जाएगा थोड़ा सा। तो वो सिक रोल में आएगा तो वो जो एक्टिविटी नहीं कर रहा था, तो वो फैमिली के प्रेशर से या फिर खुद की प्रेशर से, फिर डेली रूटीन उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यानी जैसे कोई व्यक्ति है जो पढ़ाने जाता है या फिर और कुछ काम कर रहा हो, तो वो थोड़ा सा बीमार होने की वजह से, सिम्टम आने की वजह से, वो थोड़ा सा बीमार होने की वजह से जो वो एक्टिविटी कर रहा था वो नहीं कर पाएगा, उसके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। तो वो थोड़ा सिक रोल में आ जाएगा कि बीमार की तरह वो दिखेगा, और पता चल जाएगा कि ये कुछ ना कुछ उसमें एबनॉर्मलिटीज आ रही है, बीमार हो रहा है। तो घर वाले के प्रेशर से या फिर खुद के प्रेशर से या फिर वो उसे पता चलने पे वो क्या कर जाएगा, मेडिकल केयर के पास में जाएगा। मेडिकल केयर में वो 3rd स्टेज में जाता है, मतलब 3rd स्टेज में वो मेडिकल केयर के पास में जाएगा। तो वहाँ पे डॉक्टर से कांटेक्ट करेगा, डॉक्टर कांटेक्ट करेगा तो डॉक्टर उसके क्या करेगा, साइन सिम्टम पूछेगा, उसके बाद में डायग्नोस करेगा, कुछ टेस्ट वगैरह करेगा, उससे उसे पता लगेगा कि ये कौन सी डिजीज है या कौन सी डिजीज से ग्रसित है। तो उस टाइम में उसे डिजीज से ग्रसित है तो पता चल जाएगा कि ये मुझे डिजीज हो चुकी है, पेशेंट को पता चल ही जाएगा वहाँ पे कि मुझे ये डिजीज हो सकती है। तब वो उसे पूछेगा किस कारण से हुई है, क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं और इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ये उसके अंदर पता चलेंगे। फिर उससे क्या करेगा, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि बीमारी तो हो चुकी है, अब मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तभी मैं ठीक हूँगा। तो वो एकदम बीमार का रोल एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, ये मुझे बीमारी हो चुकी है। अब वो डॉक्टर से पूरा ट्रीटमेंट लेता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, रिकवरी की तरफ आता है और फिर वो वापस ठीक हो जाता है। तो ये कुछ स्टेज है बीमार व्यक्ति की, जिसमें बीमार व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। 5 स्टेजेस होती है जो मैं पढ़ा चुका हूँ। आप वापस अगर समझ में नहीं आया तो वापस क्लास रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। ये एक फंडामेंटल का टॉपिक था। थैंक यू सो मच।